Good morning everyone. Today we are going to start lesson 12 डिफेंस सिस्टम ऑफ इंडिया। भारत की रक्षा व्यवस्था या रक्षा प्रणाली। कुछ पॉइंट्स हैं इस पे। हाउ आर द इंडियन डिफेंस फोर्स ऑर्गेनाइज्ड। भारत की रक्षा सेनाओं का संगठन कैसा है। कंट्रीब्यूशन ऑफ फोर्सेस ड्यूरिंग पीस। शांति काल में रक्षा सेनाओं का योगदान क्या होता है। प्रोडक्शन ऑफ डिफेंस इक्विपमेंट, रक्षा सामग्री का उत्पादन। व्हाट आर द ड्यूटीज ऑफ सिटीजन्स फॉर द सेफ्टी ऑफ कंट्री। देश की रक्षा के लिए नागरिकों का कर्तव्य क्या है। तो ये सारे पॉइंट्स आपके इस चैप्टर में क्लियर होंगे। इंडिया फर्मली बिलीव्स इन प्रमोटिंग वर्ल्ड पीस एंड सिक्योरिटी। सी हैज़ ऑलवेज बीन instrumental in trying to resolve national and international disputes by mutual negotiations and peaceful settlements. India also expects such response from our neighboring countries. She is concerned about her defense and has strengthened her defense system and forces. Futile wars amongst different nations of the country have proved the importance of safety of every country. Only a strong nation can safeguard her boundaries from foreign attacks and could find out mutual and honorable solutions to the disputes. Hence, keeping in view the above factors, a strong defense setup has been created in India and powerful armed force has been organized. The President of India in Commander in Chief. The President of India is the Commander in Chief of all the three security forces in India. 3 पार्ट में इंडियन फोर्सेस आपकी डिवाइड है, आर्मी, नेवी और एयर फोर्स। हमारे भारत का जो मूल मंत्र है कि जियो और जीने दो वाला, कि हम किसी पे हमला नहीं करेंगे, लेकिन हमारे ऊपर कोई हमला करेगा तो हम इतने सक्षम रहेंगे कि हम उसका मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं। भारत विश्व की शांति और सुरक्षा में विश्वास रखता है, इसीलिए भारत राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विवादों को आपसी विचार विमर्श और शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाने की कोशिश हमेशा से करता आया है और हमेशा से करता आया है। ये चीज़ें तभी पॉसिबल हो पाती हैं जब आप खुद पावर में हो या आपका देश आपका पावरफुल तरीके से रिस्पॉन्स कर रहा हो। जब तक आप पावरफुल नहीं रहेंगे तो कोई भी देश आपकी बात सुनेगा भी नहीं और आपका कोई रोल रह नहीं जाएगा इंटरनेशनल पीस में। भारत को अपनी सुरक्षा की चिंता है और उसने अपनी रक्षा व्यवस्था जो सेना है उनको बहुत अच्छे से सुदृढ़ करके रखा हुआ है। विश्व के देशों के अनावश्यक जो भी आक्रमण होते हैं उनके कारण आज देश की रक्षा व्यवस्था का महत्व और भी बढ़ चुका है। हमारे जो पड़ोसी देश हैं उनसे हमारे कुछ संबंध बहुत बेहतर नहीं है। आपका एक तरफ पाकिस्तान है, दूसरा बांग्लादेश है, चाइना है। तो देखिए, देश की आर्म्ड फोर्सेस अगर अच्छी होती हैं, अगर पावरफुल होती हैं, तो आपसी संबंध आपका शांतिपूर्ण तरीके से बना हुआ रहता है ना। हमारी जो तीनों फोर्सेस है, आपकी आर्मी, नेवी और एयर फोर्स, तीनों का जो हेड होता है वो देश का हमारे प्रेसिडेंट होता है। अब प्रेसिडेंट उस टाइम पे कोई भी हो तो वो इन तीनों सेनाओं का हेड कहलाता है। तीनों सेनाओं का जो भी ऑर्डर निकलता है, जो भी ऑर्डर होता है, वो पर्टिकुलर राष्ट्रपति के नाम से ही निकलता है या प्रेसिडेंट के नाम से ही निकलता है। एक्चुअल पावर देखिए, कहा जाए भारतीय राजनीतिक तौर पे अगर देखा जाए, डिफेंस सिस्टम के तौर पे देखा जाए, तो सारे काम आपके प्रेसिडेंट के सिग्नेचर के हिसाब से होते हैं, प्रेसिडेंट के नाम से होते हैं। लेकिन सब काम करता कौन है? पीएम है ना, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, या आप कह लीजिए कैबिनेट। जो कैबिनेट है वो एक्चुअल पावर होती है प्रेसिडेंट की, और वो एक्चुअल पावर होती है पूरी भारतीय राजनीति को संभालने और देश को चलाने की, है ना। गवर्नमेंट की एक्चुअल पावर पीएमओ पास होती है, प्राइम मिनिस्टर के पास होती है, और भारत के जितने भी काम होते हैं वो प्रेसिडेंट के नाम पे होते हैं। ओके, चलिए, फर्स्ट पॉइंट है आपका आर्मी। The Indian Army is one of the powerful and leading armies of the world. India is proud of having a well organized, adorned, disciplined, and devoted army. The headquarters of the army are at New Delhi. The chief of the army staff, who is of the rank of a general, its head. In the army, there are several branches such as the infantry, tanks, artillery,
एमिनेशन, प्रोडक्शन ऑफ इक्विपमेंट्स, व्हीकल्स, मेडिकल एंड इंजीनियरिंग। देखिए तीनों ही सेनाओं का, चाहे आर्मी हो, चाहे वो नेवी हो, चाहे एयरफोर्स है, तीनों को जो हेड ऑफिस है आपका, जो हेड क्वार्टर है, वो आपका दिल्ली पे ही सिचुएटेड है। आर्मी का जो हेड होता है वो आपका जनरल रैंक ऑफिसर होता है, वो आपका चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, आर्मी स्टाफ आपको कहलाता है ना। भारतीय आर्मी में आर्मी को आपका थल सेना भी कहते हैं। भारतीय थल सेना आपकी विश्व की टॉप 5th रैंक में आती है। सबसे पावरफुल आर्मी है आपकी, तीसरे या चौथे नंबर पे है। 2 मिनट में करेक्ट कर लेता हूँ इसको। इंडियन आर्मी अपनी चौथे नंबर की सबसे बड़ी आर्मी है। सबसे पहला नंबर आपका चाइना का है। हमारे पास आपका एक्टिव पर्सनल्स और रिजर्व पर्सनल 2 श्रेणी में आपकी आर्मी होती है। एक्टिव पर्सनल तकरीबन 14 लाख के आसपास है। 14 लाख आपकी एक्टिव आर्मी है, तकरीबन वही 16 लाख के लगभग रिजर्व आपकी आर्मी है। भारतीय सेना आपकी बहुत ही डेकोरेटेड और डिसिप्लिन्ड आर्मी है। इसमें आपका इन्फेंट्री है, इन्फेंट्री आपकी पैदल सेना होती है। फिर आपका आर्टिलरी आती है, जिसमें आपका तोप वगैरह आती है, बोफोर्स गन्स वगैरह आती है। लंबी दूरी तक जो गन्स आपकी मार कर पाती हैं वो गन्स आपकी इस पर आती है। फिर टैंक्स वगैरह आते हैं, एमिनेशंस आते हैं। एमिनेशंस आपका जितना भी जहाँ पे गन्स वगैरह रखी रहती हैं, अस्त्र शस्त्र रखे रहते हैं, पूरे गोले बारूद रखे रहते हैं, वो जगह आपका प्रोडक्शन हो गया इक्विपमेंट्स का। जो भी आयुध वगैरह होते हैं और ऑर्डनरीज वगैरह होती हैं, जहाँ पे आर्मी के व्हीकल्स बनते हैं, जहाँ पे तोप्स बनती हैं, गन्स बनती हैं, तो वो जगह आपकी जबलपुर में भी है। मध्य प्रदेश में इकलौती जबलपुर में है, ऐसे आपका कानपुर में है। अलग अलग जगह पे इंडियन आर्मी के सारे इक्विपमेंट्स बनते हैं। मेडिकल सेवा भी आपकी इंडियन आर्मी में है। नेवी और एयरफोर्स में भी ये मेडिकल सुविधा आपकी है। आर्मी के खुद के डॉक्टर्स होते हैं, खुद के नर्सेस होती हैं, खुद का रिसर्च सेंटर होता है। वहाँ पे जो भी आर्मी के ऑफिसर्स होते हैं, या तो अगर युद्ध चल रहा है तो वहाँ पे इनकी पूरी मेडिकल टीम डिप्लॉय होती है। ये जितने भी आर्मी के मेडिकल स्टाफ हैं, ये आपके नॉर्मली चेकअप्स भी करते हैं। आपने कभी कभी देखा होगा कि आईटीबीपी के जितने भी मेडिकल पर्सनल्स होते हैं वो कैंप लगा के लोगों को चेकअप वगैरह करते हैं, जो भी समस्याएं होती हैं उनका निवारण करते हैं। ऐसे इंजीनियरिंग का एक सेक्टर होता है, जितना भी आपका शोध का काम होता है वो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का होता है। द आर्मी हैज़ बीन ऑर्गेनाइज्ड इनटू 5 कमांड्स: द सेंट्रल, द ईस्टर्न, द वेस्टर्न, द नॉर्दर्न एंड द southern commands. Each command has a separate head responsible for it. These officers are of the rank of lieutenant general. आर्मी के अलग अलग आपके कमांड्स बने हुए हैं, हर अलग अलग क्षेत्र के। उनका मेन हेडक्वार्टर आपका दिल्ली का होता है, लेकिन अलग अलग कमांड्स आपके बनाए गए हैं। ओके, ये कमांड्स कहाँ कहाँ पे हैं हम इसको भी देख लेते हैं, क्लियरिटी हो जाएगी समझने में। अलग अलग कमांड्स हैं, जैसे आपका सेंट्रल कमांड आपका लखनऊ में है ना। ईस्टर्न कमांड आपका जो पूर्वी कमांड सेंटर है वो आपका कोलकाता में है। वेस्टर्न कमांड आपका चंडीगढ़ में है। ओके, नॉर्दर्न कमांड आपका जम्मू कश्मीर में उधमपुर में है। सदर्न कमांड आपका पुणे में है, महाराष्ट्र में। साउथ वेस्टर्न कमांड है आपका जयपुर में। इसी तरह आपका इनका ट्रेनिंग कमांड पड़ता है इनका शिमला में, है ना। यहाँ पर रैंक्स दी हुई हैं कि कौन कौन सी रैंक के ऑफिसर होते हैं आपका। 2 रैंक देखिए, 2 तरीके से होती है। एक आपका कमीशन रैंक होता है। कमीशन रैंक का जो एग्ज़ाम होता है, उनकी जो रिक्रूटमेंट होती है, जो पहला उनका पद होता है, पहली पोस्ट होती है, वो लेफ्टिनेंट से स्टार्ट होती है। इनका एग्ज़ाम आपका एक एनडीए होता है, नेशनल डिफेंस एकेडमी। दूसरा आपका ओटीए होता है, ऑफिसर ट्रेनिंग्स एकेडमी। और एक आपका
एक और होता है कोई NDA OTA और एक और है, वो मुझे याद नहीं आ रहा है। एक इससे जो ऑफिसर निकलते हैं ये आपके कमीशन्ड ऑफिसर होते हैं, और दूसरा आपका नॉर्मल अलग भर्ती होती है जो GD भर्ती से स्टार्ट होती है, उसको नॉर्मली JCO या नॉन कमीशन्ड ऑफिसर कहा जाता है। तो नॉर्मल जो भर्ती होती है उसमें से सिपाही से आपके भर्ती उनकी होनी स्टार्ट होती है। वो फिर पहले सोल्जर होते हैं, उसके बाद प्रमोट होकर वो लांस नायक होते हैं। लांस नायक में शोल्डर पे इनके, जैसे आपने पुलिस वालों को देखा होगा, उनके शोल्डर पे एक स्ट्रिप होती है। फिर प्रमोट होके स्ट्रिप उनकी बढ़ती जाती है, फिर वो स्ट्रिप हट जाती है, फिर स्टार्स आ जाते हैं उनके पास। जब सोल्जर रहते हैं तो उनके पास सिर्फ वर्दी होती है, कोई किसी भी ऑफिसर रैंक या कोई भी स्ट्रिप उनके पास नहीं होती है। लांस नायक पे एक स्ट्रिप आती है, फिर नायक होते हैं तो 2 स्ट्रिप आती है, फिर हवलदार होते हैं तो 3 स्ट्रिप आती है, फिर सूबेदार होते हैं तो उनके शोल्डर्स पे 2 आपके स्टार्स आ जाते हैं, सूबेदार कहलाते हैं। फिर धीरे धीरे प्रमोट होके वो मेजर तक पहुंचते हैं, है ना। मेजर या सूबेदार मेजर तक ऐसे पहुंचते हैं। ये आपका नॉन कमीशन्ड पोस्ट हो गई या JCO हो गया। अब आते हैं अपन कमीशन्ड पोस्ट पे। रिक्रूटमेंट होता है आपका लेफ्टिनेंट पे, ऑफिसर रैंक की जॉब है। NDA OT में, हाँ आई में IMA इंडियन मिलिट्री ऑफिसर्स, इंडियन मिलिट्री एकेडमी, ओके IMA। तो ये 3 जगह से आप ऑफिसर बन सकते हैं। तो पहला आपका लेफ्टिनेंट होता है, फिर प्रमोट हो गया आप कैप्टन होते हैं। लेफ्टिनेंट में आपको 2 स्टार मिलते हैं कंधे पे, कैप्टन पे 3 स्टार हो जाते हैं। मेजर पे आपका जब आप मेजर पे पहुंचते हैं तो वहाँ से स्टार्स हट जाते हैं। वहाँ पे आपका अशोक स्तंभ का जो सबसे ऊपर का हिस्सा होता है जिसमें शेर बने होते हैं, वो आपके शोल्डर पर लग जाता है। इसी तरह आपकी पोस्ट बढ़ती जाती है, लेफ्टिनेंट कर्नल हो जाती है, फिर कर्नल होते हैं, ब्रिगेडियर, मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल, जनरल। जनरल आपकी सबसे ऊंची पोस्ट है, जो आपका चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ होता है। एक नया आपका पद निकाला गया है, एक नई पोस्ट निकाली गई है, जिस फिलहाल उस पोस्ट पे जनरल विपिन रावत हैं। और वो तीनों ही सेनाओं के, चाहे वो आर्मी हो, चाहे वो नेवी हो, चाहे वो एयरफोर्स हो, तीनों के हेड हैं। अब वो एक बीच के व्यक्ति हैं, एक साथ समझ लीजिए कि आर्मी और PMO के बीच में बात करने के लिए, आपस में चर्चा करने के लिए, है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेवी पे। नेवी मतलब नौसेना या जल सेना। इंडिया इज अ पेनिनसुला. It is surrounded with the water from 3 sides. The coastal areas in India are vast. In the east lies the Bay of Bengal, in west the Arabian Sea, and in south the Indian Ocean. Hence, an organized and powerful navy is a must to safeguard the coastal areas. Accordingly, a strong navy is organized in India. Its head is uh, called the Chief of the Naval Staff, and it is an admiral. The naval organization has been divided into 3 area commands, and they are Eastern Naval Command at Visakhapatnam, Western Naval Command at Mumbai, Southern Naval Command at Cochin. Every command has its own chief officer. These officers are of the vice admiral post rank. The Navy too has its headquarters located in न्यू दिल्ली। भारत आपका प्रायद्वीप है, 3 तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है। जब आप नक्शे पे देखते हैं तो जो लेफ्ट साइड वाला एरिया है वो आपका अरेबियन सी कहलाता है। जो राइट साइड वाला जो एरिया होता है वो आपका बे ऑफ बंगाल कहलाता है, बंगाल की खाड़ी कहलाता है। और जो सबसे नीचे वाला एरिया होता है वो आपका हिंद महासागर कहलाता है, या इंडियन ओशियन आपका कहलाता है। दुनिया में आपके 5 मेन ओशियंस है। आपका पैसिफिक है, अटलांटिक है, आर्कटिक है, इंडियन ओशियन है, एंड सदर्न ओशियन है। ठीक है, प्रशांत महासागर, अंटार्कटिक महासागर, आर्कटिक महासागर, इंडियन ओशियंस या हिंद महासागर, और दक्षिणी महासागर।
ये 5 आपके महासागर हैं, इनको याद कर लीजिए। तो प्रायद्वीप है, तीन तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है। कोस्ट लाइन हमारी सबसे बड़ी है, हमारे बहुत सारे स्टेट्स आपके कोस्ट लाइन से लगते हैं। सबसे बड़ी कोस्ट लाइन आपकी गुजरात की है, तकरीबन 1615 किलोमीटर की कोस्ट लाइन है उसकी। और इस कोस्ट लाइन में आपका एक तरफ से पाकिस्तान की भी कोस्ट लाइन लगती है गुजरात की तरफ से, तो वहाँ से भी खतरा बना रहता है। और इन सबको कवर करने के लिए हमारे पास एक पावरफुल नेवी का होना भी ज़रूरी है। अगर पावरफुल नेवी नहीं होगी तो ये सारा एरिया हमारे हाथ से निकल भी सकता है, क्योंकि देखिए एक्चुअल कोस्ट लाइन से तकरीबन 200 माइल्स का जो एरिया होता है वो उस देश को बिलोंग करता है। जहाँ से आपका मेन लैंड होती है वहाँ से 200 माइल्स तक का जो एरिया होता है वो बिलोंग करता है उस कंट्री को। ठीक है, तो 200 माइल्स तक का जो एरिया है वो हमारे इंडिया को बिलोंग करता है, और उसकी रक्षा करने के लिए हमको एक अच्छी बड़ी नेवल फोर्स की ज़रूरत भी पड़ती है। तो इसमें आपका कई सारी चीज़ें हैं। इसके भी आपकी 3 कमांड्स हैं। एक कमांड आपका विशाखापट्टनम में है, जो आपका ईस्टर्न नेवल कमांड है वो आपका विशाखापट्टनम में है। पश्चिमी आपका नेवल कमांड जो है वेस्टर्न नेवल कमांड आपका मुंबई में है, और सदर्न नेवल कमांड आपका कोचीन में है। ओके, और हर एक कमांड का जो भी आपके 3 कमांड बने हैं उसमें आपका वाइस एडमिरल जो होता है वो आपका हेड होता है। ओके, नेवी का भी हेडक्वार्टर आपका दिल्ली में है। यह आपका इसमें रैंक दी हुई है। जो सबसे पहला रिक्रूटमेंट होता है वो सब लेफ्टिनेंट्स होता है, फिर लेफ्टिनेंट कमांडर, कैप्टन, कॉमोडोर, रियर एडमिरल, वाइस एडमिरल, देन एडमिरल। एडमिरल आपका इंडियन नेवी का सबसे बड़ा पद होता है। द मेन नेवल वॉरशिप ऑफ इंडिया आर आईएनएस नीलगिरी, हिमगिरी, देवगिरी, तारागिरी, विंध्यगिरी देशपूत एंड आईएनएस गोदावरी. The Navy has survey ships and patrol aircraft carriers. Beside these, there are 2 fleets, one of the Western Fleet and the second Eastern, which are mobile commands on the sea. Shipyards have been set up at Kolkata and Goa. Ships are constructed at Visakhapatnam. A number of ships, submarines, and smaller crafts are constructed for the Navy at these yards. इंडियन नेवी के पास जो मेन वॉरशिप है, जो युद्धपोत हैं, जब भी आपका कोई लड़ाई होती है या कहीं आपका ऊपर नीचे वाली चीज़ होती है, तो सबसे पहले वॉरशिप को ही भेजा जाता है। जब कंडीशन क्रिटिकल होती है तो वॉरशिप आपका सबसे आगे जाती है। इसमें वो सारे इक्विपमेंट्स होते हैं जिसमें से आपका तोप भी होता है, गन्स भी होती हैं, आपकी आर्टिलरी भी इससे यूज़ की जा सकती है ना। तो इसमें आपका शुरुआत होती है आईएनएस नीलगिरी से। अलग अलग जगहों पे अलग अलग युद्धपोत का नाम रखा गया है। आईएनएस नीलगिरी है, हिमगिरी है, देवगिरी है, तारागिरी, विंध्यगिरी, आईएनएस गोदावरी है। नौसेना में जो सर्वे करने वाली शिप्स होती हैं, जो कोस्टल लाइन को देखती रहती हैं, दूर दूर तक जाके पेट्रोलिंग करती हैं, वो सारी जहाज़ भी वायुयान भी हमारे पास हैं। खुद के पास इनका एयरफोर्स के कुछ इनके पास एयरक्राफ्ट्स भी हैं, हेलीकॉप्टर्स भी हैं। इनके हमारे पास एयरक्राफ्ट कैरियर भी है। आईएनएस विक्रमादित्य हमारा एकलौता फ़िलहाल अभी एयरक्राफ्ट कैरियर है, जिसमें हम सारे जितने भी इम्पोर्टेंट आपके एयरक्राफ्ट होते हैं, चाहे वो मिराज हो, चाहे वो सुखोई हो, चाहे वो MiG-21 हो, 25, 29 हो, या फ़िलहाल जो भी आया है रफ़ेल हो, इन सारों को उसमें लोड करके हम इसको काफ़ी दूर तक कैरी कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ तक सिर्फ एयरक्राफ्ट उड़ा के लेके जाना थोड़ा सा घाटे का सौदा हो सकता है। ओके, हमारे पास इसके अलावा 2 जहाजी बेड़े हैं, जैसे एक पश्चिमी और दूसरा पूर्वी जहाज बेड़ा है। ये दोनों
आपके समुद्र में गश्त लगाने काम आते हैं। कोलकाता और गोवा में आपका शिपयार्ड है, और विशाखापट्टनम में आपके जहाज़ भारत के लिए बनाए जाते हैं। इसके अलावा आपका जो शिपयार्ड में सबमरीन्स वगैरह बनती हैं, छोटे जहाज़ बनते हैं, जलयान बनते हैं, उसका काम आपका किया जाता है। In 2001, a joint command of Army, Navy and Air Force has been set up in the Andaman and Nicobar Island। 2001 में नौसेना, थल सेना और वायुसेना की जो संयुक्त कमान थी, उसकी स्थापना की गई थी अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। ओके। A new center of Navy, INS Kadamba, has been established in Karwar. It is situated 100 km away from Goa। भारतीय नौसेना का एक नवीन संचालक केंद्र है आईएनएस कादम्बा, कारवार में स्थापित किया गया है। ये आपका गोवा से तकरीबन 100 किलोमीटर की दूरी पे सिचुएटेड है। अब आते हैं एयरफोर्स पे। एयरफोर्स, वायुसेना। The Air Force plays a vital role in the defense of a country. The vital task of the Air Force is to bombard the key and sensitive of installations to destroy transport system and communication of the attacking country. The Air Force helps to supplying arms and foods to the army. The Air Force keeps vigil on the borders of country in the sky. The Indian Air Force has more than 1,000 aircrafts and helicopters. The main types are Canberra, Hunter, Ajit, Kiran, MiG-21, 23, 25, 28, Jaguar and Mirage, Sukhoi, Rafale. The headquarters of the Indian Air Force is also situated at New Delhi. It has 6 chief commands and 1 maintenance command is at Nagpur in Maharashtra. The 6 chief commands are the Eastern Air Command, Shillong, Meghalaya; Western Air Command, सुब्रतो पार्क, न्यू दिल्ली; सेंट्रल एयर कमांड, इलाहाबाद, यूपी, जो कि आज प्रयागराज है; साउथ वेस्टर्न एयर कमांड, गांधीनगर, गुजरात; सदर्न एयर कमांड, तिरुवनंतपुरम; ट्रेनिंग कमांड, बेंगलुरु। These commands have separate chief officers and they are of the rank of marshals. कुछ इसमें भी आपकी 2 टाइप की पोस्ट दी हुई है, इसको हम देखते हैं अभी। किसी भी राष्ट्र की रक्षा व्यवस्था में वायुसेना की आज के टाइम पे सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जाती है वायुसेना की तरफ से, क्योंकि यही आपकी एक सबसे जल्दी और सबसे तेज प्रक्रिया के तौर पे देखी जाती है। किसी भी देश में अगर मान के चलो, अगर पाकिस्तान से अगर लड़ाई चल रही है तो वहाँ पे हम जाके उनके जो भी सैनिक ठिकाने होंगे, जहाँ पे उनकी एम्युनिशन वगैरह रखी रहेंगी, जो उनका कम्युनिकेशन का सेंटर होगा, जो उनका ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम होगा, वहाँ पे हम बॉम्बिंग करके एयरक्राफ्ट के ज़रिए उसको जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी हम डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर सकते हैं, है ना। इसके बजाय अगर हम आर्मी भेजते हैं तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, थोड़ा सा क्रिटिकलिटीज़ बढ़ जाती हैं। अगर नेवी भेजते हैं तो उसमें भी थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन फिर भी एयरफोर्स के ज़रिए हम इस काम को बहुत जल्दी कर सकते हैं। एयरफोर्स का दूसरा एक काम ये भी होता है, मान के चलिए अगर इंडियन आर्मी किसी बहुत क्रूसियल या क्रिटिकल जगह पे अगर उनकी लड़ाई चल रही है, स्टैंड ऑफ चल रहा है आमने सामने का, वहाँ पे बहुत जल्दी आपका या तो राशन पहुँचाना है या तो गोला बारूद या एम्युनिशन वगैरह जो भी है उसको पहुँचाना है, तो उसमें भी एयरक्राफ्ट का एक मेजर रोल आपका होता है। चाहे वो सियाचिन हो, चाहे वो कश्मीर का कोई क्रिटिकल इलाका हो। सियाचिन आपका दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल कहलाता है, जो कि भारत में है ना, और उसको साझा करते हैं भारत और पाकिस्तान। कुछ हिस्सों में आपका चाइना भी आता है, तो वहाँ तक भी आपकी सप्लाईज आपका इंडियन आर्मी की इंडियन एयरफोर्स के द्वारा पहुँचाई जाती है। ओके, इसके हमारे पास तकरीबन 1000 से ज़्यादा एयरक्राफ्ट्स हैं, है ना। उसमें आपके हेलीकॉप्टर्स भी हैं, उसमें आपके अटैकर्स फाइटर जेट्स भी हैं, उनके पास अपने पास कैरियर्स भी हैं, है ना। और फ़िलहाल अभी आपका राफेल भी आ गया है। कल आपके 3 राफेल आए हैं, है ना, सीधे फ्रांस से भारत में। हमारे यहाँ देखो इस काउंटर का जो सिस्टम होता है,
स्क्वाड्रन का सिस्टम देखिए 12 से 24 के बीच में होता है। अलग अलग देश में अलग अलग मान्यताएं हैं। 12 से 24 के बीच में मतलब 12 एयरक्राफ्ट का एक स्क्वाड्रन होता है या फिर 24 एयरक्राफ्ट का एक स्क्वाड्रन होता है। लेकिन हमारे अपने देश में इंडिया में एयरफोर्स में 18 एयरक्राफ्ट का एक स्क्वाड्रन कहलाता है। तो इस हिसाब से हमारे पास तकरीबन 32 स्क्वाड्रन्स हैं फिलहाल। अभी अभी हमारे पास 32 स्क्वाड्रन्स हैं, लेकिन हमें चाहिए 45 या 48 के लगभग स्क्वाड्रन हमें चाहिए। तो फिर भी अभी हम पीछे ही हैं। धीरे धीरे ये स्क्वाड्रन्स आपके बढ़ते चले जा रहे हैं, जिस हिसाब से हम खुद यहाँ पे मैन्युफैक्चर कर रहे हैं और इम्पोर्ट कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे इसका भी जो हेडक्वार्टर है वो दिल्ली पे है। जो मेन कमांडर रहता है एयरफोर्स का, उसे हम एयर चीफ मार्शल कहते हैं। इसके अलग अलग आपके जो कमांड्स हैं पूरे देश में, उसको जो हेड करते हैं, हर एक कमांड में जो एयर मार्शल होते हैं वो हर एक कमांड सेंटर के हेड होते हैं, है ना। जो ईस्टर्न एयर कमांड है आपका शिलोंग में है, वो आपको मेघालय में पड़ता है। वेस्टर्न आपका जो पश्चिमी एयर कमांड है वो आपका सुब्रतो पार्क होता है दिल्ली पे, वहाँ पे है। सेंट्रल एयर कमांड आपका इलाहाबाद में है, जो फिलहाल अभी प्रयागराज कहलाता है। साउथ वेस्टर्न एयर कमांड आपका गांधीनगर में है ना। साउथ वेस्टर्न का मतलब समझे दक्षिण पश्चिम, है ना। दक्षिण पश्चिम आपको जो एयर कमांड है वो गांधीनगर में है। सदर्न एयर कमांड आपका तिरुवनंतपुरम में है और ट्रेनिंग कमांड आपका बेंगलोर में है। ओके, देखिए 2 रैंक्स में दी हुई हैं, द रैंक ऑफ ऑफिसर्स इन एयर फोर्स एंड द रैंक ऑफ एयरमैन सोल्जर्स ग्रेड। जो आपकी ऑफिसर्स इन एयर फोर्स वाली जो है, जिसका पहला रिक्रूटमेंट आपका फ्लाइंग ऑफिसर्स होता है, ये सभी आपके जो भी एयरक्राफ्ट्स को फ्लाई करते हैं उनकी रैंक्स हैं। बाकी जो भी आपका एयरक्राफ्ट्स की सुरक्षा के लिए, मेंटेनेंस करने के लिए वो होते हैं इसमें, या फिर जो पूरा इनका बेस होता है उसका मेंटेनेंस करते हैं, या उनके हायर ऑफिसर होते हैं, ये सभी आपके जो द रैंक ऑफ एयरमैन सोल्जर ग्रेड के हैं, ये फ्लाई नहीं करते हैं, ये इनकी दूसरी सेवाएं होती हैं। तो सोल्जर्स ग्रेड में आपका एयरक्राफ्टमैन होता है, प्रमोट होकर ये लीडिंग एयरक्राफ्टमैन पे जाते हैं। कोलपोरल पे होता है, फिर सार्जेंट होते हैं, जूनियर वारंट ऑफिसर, फिर वारंट ऑफिसर, मास्टर वारंट ऑफिसर। द रैंक ऑफ ऑफिसर्स इन एयरफोर्स, रिक्रूटमेंट होता है फ्लाइंग ऑफिसर से, फिर फ्लाइट लेफ्टिनेंट, स्क्वाड्रन लीडर, विंग स्क्वाड्रन, विंग कमांडर, ग्रुप कैप्टन, एयर कमांडर, एयर वाइस मार्शल, एयर मार्शल एंड फिर एयर चीफ मार्शल। ओके, it is the duty of a nation to protect its citizens from foreign invasions. It is also the duty of citizens to protect the unity and integrity of the country. The armed forces are organized to protect the freedom and supremacy of the country. The functions of Indian forces are crucial because India is a vast country and its borders touch Pakistan, China, Nepal, Bangladesh, Myanmar, Afghanistan, etc. The number of Indian forces is the largest after China, Russia and South Korea. किसी भी राष्ट्र का सबसे प्रमुख दायित्व होता है वो अपने नागरिकों की विदेशी आक्रमण से रक्षा कर सके। नागरिकों का भी ये कर्तव्य होता है कि किसी भी संकट वाले समय में, किसी भी क्रिटिकल टाइम पे राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुरक्षित बनाए रखें। किसी भी आर्मी का, सेना का गठन आपका इसलिए किया जाता है कि वो देश की स्वतंत्रता और संप्रभुता की रक्षा कर सके। भारतीय सेनाओं का कार्य इसलिए बहुत ज़्यादा जरूरी और महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि भारत विशाल देश है और इसकी जो सीमाएं हैं वो काफ़ी तकरीबन 7 देशों से जाके लगती हैं, है ना। तो पड़ोसी देश हमारे वैसे भी बहुत फ्रेंडली नहीं है। भारतीय सेना आपकी चीन, रूस, दक्षिण कोरिया के बाद आपकी सबसे बड़ी है। चौथे नंबर पर हमारी वायुसेना आपकी आती है। रोल ऑफ डिफेंस फोर्सेस ड्यूरिंग पीस। शांति काल में जो रक्षा सेनाएं हैं उसका जो क्या काम होता है उसको देख लेते हैं। बिसाइड डिफेंस ऑफ द कंट्री फ्रॉम इन्वेशन, द डिफेंस फोर्सेज आर ऑल्सो डिप्लॉयड इन द
in a number of other ways for the service of the community, such as at the time of floods, earthquakes, or other natural calamities accidents. They have also assisted the UN, United Nations, in peacekeeping activities in different countries of the world. For example, our forces have rendered admirable service in Korea, Gaza Strip, Lebanon, Congo, Yemen, and other places. The security of the country depends on the awareness of its citizens, sacrifice, devotion, and powerful forces. देखिए, भारतीय सेना आपका युद्ध में तो काम करती है, देश की सीमाओं की रक्षा करना भारतीय सेना के कंधों पे भार है, लेकिन साथ में ये उस काम को निभाने के साथ में और भी काम करती हैं। जैसे जैसे मान लीजिए कि अपने देश के अंदर अगर कभी भी कोई झगड़ा होता है, या फिर झगड़ा क्या होता है, कभी इमरजेंसी लगती है, तो उस इमरजेंसी में अगर कोई प्रॉब्लम अगर पुलिस से नहीं सुलझ रही है, तो उसके लिए फिर आर्मी को डिप्लॉय किया जाता है वेरियस आपके स्टेट्स में, वेरियस आपके जगहों पे। तो वहाँ पे आपका आर्मी सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए अपना काम करती है ना। तो इसी तरह आपका चाहे गृह युद्ध हो, चाहे वो किसी प्रकार की इमरजेंसी हो, पुलिस के बाद अगर सबसे पहला कोई काम करता है तो या तो अर्धसैनिक बल होती है, या फिर वो सीधे सीधे आर्मी लगाई जाती है ना। 1975 में जब आपकी इमरजेंसी लगी थी, तो पूरे देश में लगभग आर्मी को डिप्लॉय किया गया था। इसके बाद आपका 2013 में जब आपका उत्तराखंड में फ्लड आया था, उस फ्लड में ये आपका नेचुरल डिजास्टर कहलाता है। इसमें सबसे पहले आपका एनडीआरएफ की और एसडीआरएफ की आपकी टीम लगती है। एनडीआरएफ की टीम मतलब होता है नेशनल डिजास्टर रिलीफ फोर्स, ओके। इसी तरह आपका ये आपकी नेशनल की टीम हो गई, और इसी तरह आपका एसडीआरएफ होती है, वो अपनी स्टेट की टीम होती है। तो सबसे पहले एनडीआरएफ लगती है, एसडीआरएफ लगती है, उसके बाद अगर वो सिचुएशन अगर हैंडल नहीं हो पा रही है, तो फिर उसके लिए पुलिस लगाई जाती है। उसके बाद भी अगर सिचुएशन हैंडल, क्योंकि 2013 का वो डिजास्टर आपका बहुत ज़्यादा बड़ा था, फिर उसको आर्मी के द्वारा पूरा सुलझाया गया था, है ना। आर्मी ने वहाँ पे अपने खुद के पुल बनाए थे और मानव पुल बनाए थे, सारी चीज़ें आर्मी ने फिर मेंटेन की थी, और पूरा वो रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया था। इसी तरह आपका यूनाइटेड नेशंस में, सिर्फ यूनाइटेड नेशंस पे नहीं, आपका अलग अलग देशों की तरफ से जिसकी आर्मी बहुत कमज़ोर होती है और उसके देश की आंतरिक स्थिति कम रहती है, गवर्नमेंट वहाँ की बहुत पावरफुल स्थिति में नहीं रहती है, और अंदर के जो, जैसे आपका अफ्रीका में आपका बोको हराम हो गया, वो आपका एक आतंकवादी संगठन है, रेडिकल संगठन है, जो काफ़ी ज़्यादा हिंसक है। उसको भी दबाने के लिए कई बार इंडियन आर्मी को डिप्लॉय किया गया है। जो पैरा कमांडोज होते हैं उन्हें डिप्लॉय किया जाता है अलग अलग देशों में। यूनाइटेड नेशंस में हमारी कुछ आर्मी का कुछ हिस्सा, कुछ सोल्जर, आपके आर्मी पर्सनल्स वहाँ पे डिप्लॉय रहते हैं। लगभग सभी देश के कुछ सोल्जर्स आपके यूनाइटेड नेशंस के रिजर्व में रहते हैं। कभी भी अगर कोई इमरजेंसी आती है तो इन सोल्जर्स को किसी भी कंट्री पर डिप्लॉय किया जा सकता है। इसी तरह आपका जो भी कंट्री हिंदुस्तान से मदद मांगती है, उसके लिए भी ये दूसरी कंट्रीज में जाके उनके लिए लड़ती है ना। तो ये सारी चीज़ें आर्मी की जिम्मेदारी में आता है। हमारी सेनाओं द्वारा कोरिया, गाजा पट्टी, लेबनान, कॉन्गो, यमन आदि स्थानों में किए गए कार्यों की भी सराहना की गई है। इस प्रकार राष्ट्र की सुरक्षा वहाँ के नागरिकों की जागरूकता, त्याग, समर्पण और शक्तिशाली सेना पर आधारित होती है, निर्भर होती है। अगला पॉइंट है आपका प्रोडक्शन ऑफ डिफेंस इक्विपमेंट। Many types of defense equipments are needed for the protection of country. The defense production activities are divided into two groups. Wise up departmentally run ordnance factories and defense public sector undertaking the arms, ammunition, tanks, vehicle, etc. are made in the ordnance factories. The defense public sector undertaking are geared to produce ships, aircrafts, bulldozers, earth moving equipments, मशीन टूल्स, सेंसर्स, कम्युनिकेशन इक्विपमेंट्स एक्सेट्रा। देश की सुरक्षा के लिए अनेक प्रकार की रक्षा सामग्री की आपकी आवश्यकता होती है। रक्षा सामग्री का प्रोडक्शन आपका गवर्नमेंट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा किया जाता है।
गवर्नमेंट सेक्टर द्वारा जो आपके आयुध कारखाने चलाए जाते हैं, जिसमें आपका गन्स वगैरह हो गई, टैंक हो गए, व्हीकल्स हो गए, गोला बारूद हो गए, इन सभी का निर्माण किया जाता है। बल्कि जो पब्लिक सेक्टर होता है, सार्वजनिक क्षेत्र होता है, उनकी फैक्ट्रीज में आपका शिप्स हो गए, एयरक्राफ्ट्स हो गए, बुलडोजर्स हो गए, मशीनें हो गई, उनके मशीनों के पार्ट्स हो गए, कम्युनिकेशन, जो भी कम्युनिकेशन आपकी मशीन्स होती हैं, उपकरण होते हैं, उनकी सामग्री का निर्माण आपका किया जाता है। ओके, टू मेक द कंट्री To make the country an atomic power, nuclear power stations have also been set up. Tarapur, Maharashtra and Kalpakkam, Tamil Nadu are the major centers. The missiles are produced to strengthen the defense line of the country. Agni, Prithvi, Trisul, Nag, Akash and Brahmastra. India has given proof of its atomic power by the successful testing of एटम बम्स इन 1974 एंड 1998। पोखरण में आपका इनका टेस्ट हुआ था। पोखरण आपका राजस्थान का एरिया पड़ता है, वहाँ भी टेस्ट हुआ था। हम 1974 में जब किए थे न्यूक्लियर टेस्ट, तो उसके बाद इस टाइम पे गवर्नमेंट थी इंदिरा सरकार की, और इसके बाद अमेरिका की तरफ से हमारे ऊपर बहुत सारे सेंसर्स लगाए गए थे। तो ये कहा गया था कि 1998 पे जब हमने ये किया था, तो इस टाइम भी परमिशन नहीं थी हमारे पास कि हम ये टेस्ट हम कर सकते हैं, लेकिन फिर भी अटल बिहारी सरकार में हमने पोखरण में हमने ये टेस्ट किया था। ओके, अपने देश को परमाणु शक्ति संपन्न बनाने के लिए परमाणु संयंत्र भी स्थापित किए गए हैं। एक आपका महाराष्ट्र में तारापुर करके पावर स्टेशन है, और दूसरा है कलपक्कम तमिलनाडु में। ये दो केंद्र आपके बड़े हैं जहाँ पे आपका न्यूक्लियर पावर स्टेशन आपके चलाए जाते हैं। भारत में रक्षा पंक्ति को मजबूत करने के लिए जितने भी मिसाइल्स वगैरह हैं उनका निर्माण किया जाता है। उनके कुछ नाम हैं, अग्नि है, पृथ्वी है, त्रिशूल है, नाग है, आकाश है, अस्त्र है, ब्रह्मास्त्र है, ब्रह्मोस है। ब्रह्मोस आपका देखिए दो नामों से बना हुआ है। ब्रह्मोस दो देशों के कोलैबोरेशन ने बनाया था, एक आपका इंडिया और दूसरा आपका रसिया। ब्रह्मोस में आपका जो ब्रह्म है वो आपका ब्रह्मपुत्र नदी से लिया गया है पहला नाम, और जो मोश है वो है आपका मॉस्को से, है ना। तो दोनों को मिला के ब्रह्मोस बनाया गया है। ये आपका 5th जनरेशन का मिसाइल है। ओके, आगे बढ़ते हैं। Moreover, dangers of war are not limited to the battlefields only. Air raids and bombing destroy cities, life and property. It is therefore very essential for the citizens to get training in first aid and nursing. We should know how to behave during blackouts, air raids and fires. जब भी आपकी लड़ाई होती है, युद्ध होता है किसी दूसरे देश से, तो उसमें जो भी फायरिंग होती है, अब जैसे मान लीजिए कि जो बैटल फील्ड है जहाँ पे सिचुएटेड किया गया है, बॉर्डर्स पे सिचुएट किया गया है कि यहाँ से आपकी इन्फेंट्री आएगी या टैंक रेजिमेंट आएगी, आर्टिलरीज आएंगी, तो उनको वहाँ पे रोकने की कोशिश की जाती है। लेकिन जो आपका टैंक रेजिमेंट्स होती हैं, जो आर्टिलरीज वगैरह होती हैं, उनकी जो मारक क्षमता होती है वो कई किलोमीटर तक की होती है। अब जैसे बॉर्डर पे खड़े होकर अगर कोई आर्टिलरी का फायर किया जाता है तो हो सकता है वो 100 किलोमीटर दूर भी जाके गिरे, है ना। अगर एयरफोर्स के द्वारा अगर हमला किया जा रहा है या नेवी के द्वारा हमला किया जा रहा है, तो जो भी टॉर्पीडोस निकलते हैं या फिर जो हैवी मिसाइल्स निकलती है जिनकी रेंज आपकी ज़्यादा होती है, तो वो सिटीज़ में आके भी गिरती हैं। तो यहाँ भी आपको देखो लोगों की जान माल का नुकसान होता है, प्रॉपर्टीज जाती हैं, लोगों की जान भी जाती है, और स्थिति आपकी गंभीर हो जाती है, सिर्फ बॉर्डर पर नहीं देश के अंदर भी। तो उसके लिए कहा जाता है कि जो बाकी लोग हैं उनको इस चीज़ का ज्ञान होना चाहिए कि किस तरह से आपका फर्स्ट एड का जो भी ट्रेनिंग होती है वो कैसे की जाए। अगर छोटी मोटी चोट लगी है तो उसको कैसे निपटाया जा सके, कैसे उसको ठीक किया जा सके, नर्सिंग का जो रोल है उसे निभाया जा सके। और इस चीज़ का भी देखो ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि देखिए बहुत साल ऐसा हो गया है 1967 के बाद से, आप लोगों को शायद पता नहीं होगा, क्योंकि 1967 भी आपका एक बार चाइना से युद्ध हुआ था,
उसके बाद 1998 टू 1999 आपका लास्ट आपका वॉर था। उसके बाद से अभी तक हमने वॉर फेस नहीं किया है। तो इस चीज़ का भी ज्ञान होना चाहिए कि जब ब्लैकआउट्स वगैरह होते हैं, ब्लैकआउट्स का मतलब होता है कि जब एयर स्ट्राइक वगैरह होनी होती है, जैसे मान के चलिए इंडिया पाकिस्तान का वॉर हो रहा है और वहाँ से अगर एयर स्ट्राइक होने की संभावना है तो पूरे के पूरे शहर की लाइट गोल कर दी जाती है। एक भी बल्ब नहीं जलेंगे, कोई स्ट्रीट लाइट नहीं जलेगी, गवर्नमेंट अपने तरफ से पावर कट कर देती है, पूरी ग्रिड फेल कर देती है। तो उसमें कैसा बिहेव करना है जब ब्लैकआउट होता है, तो फिर जो लोकल नागरिक हैं उनको कैसा बिहेव करना है, ये सारी चीज़ें के बारे में जानना ज़रूरी है। क्योंकि देखिए जब एयरक्राफ्ट ऊपर से उड़ रहा होता है ना, तो उसको नीचे का 10,000 फीट नीचे का, 5,000 फीट नीचे का कुछ कायदे से दिखता नहीं है। तो जब ब्लैकआउट हो जाता है तो उसको लगता है कि ये जो इलाका है ये भी जंगल का इलाका है, तो जंगल में बम मार के कोई फ़ायदा नहीं है। जहाँ पे लाइट्स जल रही होती हैं तो वहाँ पे उनको पता होता है कि हाँ ये शहरी इलाका है, रिहायशी इलाका है, यहाँ भी बम फेंकेंगे तो ज़्यादा नुकसान हम एमिट कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट इसके लिए ब्लैकआउट कर देती है। अब हालांकि काफ़ी हाईटेक एयरक्राफ्ट्स आ गए हैं, उनके पास मैप्स होते हैं, सारे कोऑर्डिनेट्स होते हैं, लॉन्गिट्यूड होते हैं, एल्टीट्यूड होते हैं, तो उनको पहले से पता होता है कि कहाँ पे कितना हमला करना है ना। और एयर रेड्स और फायर्स में भी हमको कैसा बिहेव करना है, ये चीज़ भी देखना हमें ज़रूरी है। ओके, there is another organization which is meant to develop a sense of discipline and an attitude for defense among the students of the country. This is called the National Cadet Corps, NCC. Students, both boys and girls, can join it. Beside their regular defense forces, there are other organizations which from a second line of defense. One such organization is called the Territorial Army. टेरिटोरियल आर्मी आपका जिसकी मान लीजिए, चलिए इसको हम डिस्कस करेंगे अभी। द टेरिटोरियल आर्मी इज सिटीजन्स फोर्स ऑफ दोज persons who are eager to play a role in the defense of a country. Any person between the age of 18 to 35 who want to seek training in arms in his leisure time is free to join it. देखिए पहला तो होता है आपका एनसीसी। एनसीसी आपका स्कूल टाइम पे भी होता है, स्कूल टाइम से शुरुआत होती है। ये आपका मेन आर्मी हो गई, ठीक है। उसके बाद आपका अर्धसैनिक बल हो गए, है ना, जितने आपका बीएसएफ हो गया, सीआरपीएफ हो गई, सीआईएसएफ हो गई, आईटीबीपी हो गई, तो ये एसएसबी हो गई, ये सारी आपकी अर्धसैनिक बल कहलाती हैं, ये हो गई। उसके बाद आपका टेरिटोरियल आर्मी हो गई, है ना। इन सब के बाद अगर ये सारी आर्मीज आपकी लग जाएं किसी युद्ध में और अगर ज़रूरत पड़ती है और लोगों की, तो फिर गवर्नमेंट कॉल करती है किसको, एनसीसी को। एनसीसी का भी अपने अलग कमांडर्स होते हैं, अपने अलग ऑफिसर्स होते हैं, कैडेट्स होते हैं, है ना। तो जो हम स्कूल्स वगैरह में एनसीसी देखते हैं, ये सबसे सबसे छोटी यूनिट है एनसीसी की, लेकिन इसका रोल आपका आगे चल के बहुत बड़ा हो जाता है। अगर आप एनसीसी में एक अच्छे तरीके से पूरी ऑनेस्टी के साथ एनसीसी को अगर हम एनसीसी कोर्स अगर हम पूरा करते हैं या उसमें हम अपना रोल अदा करते हैं, तो आपके आगे चल के मिलिट्री पर्सन, आर्मी पर्सनल्स होने का चांसेस आपका बढ़ जाता है ना। इसमें लड़के और लड़की दोनों ही इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। फिर आपका ट्यूटोरियल आर्मी आती है, टेरिटोरियल आर्मी आती है। इसकी एज आपकी 18 to 35 होती है, हालांकि 42 तक भी एज होती है। जैसे मान के चलिए आपने एनडीए का एग्ज़ाम दिया, वो नहीं हुआ, है ना, या आपका आईएमए की एज निकल गई, भाई एज ही कितनी होती है, मैक्सिमम 23 या 24 तक की एज होती है। लेकिन इसके बाद अगर आपकी एज निकल जाए, उसके बाद भी आपको आर्मी में जाने की इच्छा हो, तो आप टेरिटोरियल आर्मी का फॉर्म भर सकते हैं। और 42 ईयर्स ओल्ड तक की टाइम लिमिट होती है, आपकी एज लिमिट होती है, आप तब तक इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, तब तक आप रिक्रूट हो सकते हैं। तो ये भी आर्मी आपका एक रोल प्रेजेंट करती है इंडियन आर्मी के लिए। एक देखिए गवर्नमेंट ने एक और रोल निकाला है, एक और पॉलिसी निकाली है। वो पॉलिसी ये है, ये पॉलिसी आपकी लगभग कई सारे देशों में है। मेनली आपका ये इज़राइल से हम इसको सीख सकते हैं। इज़राइल में सिस्टम ये है कि वहाँ पे हर एक व्यक्ति को, उस देश में जो भी जन्म लिया है, एक एज होने के बाद, बालिग होने के बाद, उसमें 2 साल लड़कियों को और 3 साल लड़कों को आर्मी में अपनी ड्यूटी देनी ही पड़ती है ना। प्रॉपर ट्रेनिंग होती है। ट्रेनिंग के बाद लड़कियां 2 साल और लड़के 3 साल ट्रेनिंग आर्मी में अपनी सेवा देंगे ही देंगे। तो इसी तरह से इंडियन
गवर्नमेंट ने, भारतीय सरकार ने इंडियन आर्मी के लिए ये पॉलिसी निकाली है कि आज से लगभग 2021 या 2022, अभी फ़िलहाल उसका फॉर्म चल ही रहा है, उसका पूरी पॉलिसी तो बना ही रहे हैं, लेकिन मे भी हो सकता है 2 या 3 साल में इसका पूरा फॉर्मेट आ जाए। उस पर ये रहता है कि एक एज होने के बाद 16, 18, 20 ईयर्स ओल्ड होने के बाद आप 3 साल या 5 साल के लिए इंडियन आर्मी में अपनी सेवा दे सकते हैं, है ना। तो 5 साल आप इंडियन आर्मी में सेवा दीजिए, उसके बाद आप किसी दूसरी जगह आप फ्री हैं जॉब करने के लिए। तो ये एक हिसाब से मे बी कंपलसरी होगा या फिर ऑप्शनल होगा, ये पूरी पॉलिसी बनने के बाद पता चलेगी। ओके, द टाइम ऑफ वॉर इज द टाइम ऑफ क्राइसिस एंड calamity. Some anti-social elements take advantage of the situation. Citizens should remain vigilant against such anti-social elements and help the government to check them. युद्ध काल संकट में विपत्ति का समय होता है। समाज विरोधी जो लोग होते हैं इस परिस्थिति का बहुत अच्छी तरीके से लाभ उठाना जानते हैं, और नागरिकों का जो कर्तव्य है वो ये है कि इन जो भी नॉन सोशल एलिमेंट्स हैं इनसे सतर्क रहें और गवर्नमेंट की सहायता करें। अब देखिए, नॉन सोशल एलिमेंट्स जो हैं, आपका अमेरिका की ही बात है। अमेरिका का कोई शहर था, मुझे बहुत अच्छे से फिगर याद नहीं है शहर का नाम क्या था। वहाँ भी देखिए लाइट वगैरह जाने की संभावना बहुत कम होती है कि ब्लैकआउट हो जाए, ऐसी संभावना बहुत कम होती है, क्योंकि वहाँ वो लोग डेवलप कंट्रीज़ हैं और उनके यहाँ ये बेसिक जो चीज़ें हैं ये बहुत अच्छे से लोग मेंटेन करके रखते हैं। तो उसी टाइम की बात है, काफ़ी साल से लाइट्स गई नहीं थी। पुलिस व्यवस्था उनकी बहुत अच्छी है। पुलिस व्यवस्था उनकी इतनी अच्छी है कि हर चौराहे पे आपको पुलिस की 1-2 गाड़ियाँ आपको दिखी जाएंगी, है ना। ज़्यादा उनकी आबादी नहीं है, 32 करोड़ की आबादी है, जिसमें से काफ़ी ज़्यादा पुलिस पर्सनल्स भी हैं। तो एक बार क्या हुआ कि अचानक से रात में लाइट गोल हो गई, और जब तक लाइट गोल रही और लाइट जब आई है तो उसके बाद उस शहर का जो हाल ये था कि वहाँ भी ऐसी कोई दुकान नहीं थी, ऐसा कोई सेंटर नहीं था, ऐसा कोई मॉल नहीं था, ऐसी कुछ भी नहीं था जिसको लूटा ना गया हो, है ना। तो इसको कहते हैं मौके का फ़ायदा उठाने वाले एंटी सोशल एलिमेंट्स। जब भी ऐसा कोई इंसिडेंट होता है कि जब गवर्नमेंट और पुलिस व्यवस्था या मिलिट्री किसी दूसरी चीज़ में इंगेज होती है, तो उनके पीछे से ये जो एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं ये हावी हो जाते हैं समाज के खिलाफ, है ना। इनको मौका मिल जाता है अपनी गलत हरकतों को अंजाम देने के लिए। तो अपील की जाती है लोगों से कि अगर आपके आसपास ऐसा कोई एंटी सोशल एलिमेंट्स वाला काम चल रहा है तो आप उसे रोकें और गवर्नमेंट की हेल्प करें। इसके साथ आपका ये चैप्टर आपका कंप्लीट होता है। अब हम इसके बाद ज्योग्राफी आपका स्टार्ट करेंगे।